उनको सलाखों के पीछे धकेलें और उनसे रिकवरी करके उनके जो दुल्हन बनने के जो सपने थे, उनके हाथों में जो मेहंदी रचने के सपने थे, उनको बहाल करें। ये मेरी प्रशासन से, शासन से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नूहू शहर के अंदर। दरअसल हमारी मौजूदगी है अलिफ इंटरनेशनल, एक प्राइवेट स्कूल है, और यहाँ हमारा पहुँचने का तात्पर्य और मकसद यह है कि आज एक ऐसे एडवोकेट से आपको रूबरू करा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, बहुत नामचीन उच्च कोटि के एक सोशल वर्कर भी रहे हैं। जब से हम सोशल मीडिया पर आए हैं, हमने तभी से इनका नाम सुना था और इनसे बीच बीच में प्रेरणा भी हम लेते रहते हैं। लेकिन इस बीच जो बहुत बड़ा घपला मेवात के अंदर कुछ चंद लोगों ने किया है, कुछ चंद ऐसे अनपढ़ गवार लोगों ने कर दिया है, लेकिन उनका आइडिया आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक इंसान पूरी ज़िंदगी कमाता है अपने बच्चों के लिए, एक मुलाजिम पूरी ज़िंदगी कमाता है, लेकिन वो एक घर नहीं बना पाता है सही ढंग से। लेकिन वो लोग रोड पे घूमने वाले 14 करोड़ रुपए 2 महीने के अंदर गरीबों से ठग लेते हैं। दूसरा, अगर नीमला वालों की बात करूं तो 100 करोड़ से भी अधिक रुपए उस क्षेत्र से गरीब लोगों से ठगते हैं, जिस क्षेत्र यानी जिस ज़िला मेवात के बारे में भारत की नीति आयोग ने भी ये कहा है कि ये देश के 100 सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। गरीब, मजलूम, बेसहारा परिवारों से 100 करोड़ की और 14 करोड़ की ठगी करना, मैं मानता हूँ कि भारत के इतिहास में, यानी कि आज़ादी के बाद आज तक हमने कभी इतना बड़ा घपला नहीं देखा कि चंद लोग इतना बड़ा पैसा जनता का डकार सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ हमारे शूतुर हमसे ये सवाल कर रहे थे कि रमजान चौधरी एडवोकेट और समस्त मेवात विकास सभा की टीम शायद इतनी सक्रिय नज़र नहीं आ रही है जैसे हर मुद्दे पर वो बोलते हैं। क्या कमी रही है, क्या कारण है, क्या सच्चाई है, वो जानने के लिए सीनियर एडवोकेट रमजान चौधरी के पास हम पहुँचे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई और वसीम साहब, मेवात डायरी और जो मेवात आज तक चैनल है, चूँकि इतनी एक्सेसिबल आप लोगों ने हर मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से आप अपडेट रखते हो, मेवात के हर मुद्दे को उठाते हो, उसके लिए आपको, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने इस मुद्दे को मुखर तरीके से पब्लिक के सामने लाए और हज़ारों लोगों को और लूटने से बचाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा भी है और जनता का भी है कि जनता आपके ऊपर थोड़ा भरोसा करती है, इसलिए क्योंकि मेवात विकास सभा वो तंजीम है मेवात की जो बहुत पहले से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से इस मेवात इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए काम करती चली आ रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस बार मेवात विकास सभा की अब क्या भूमिका है, जब इतने सारे 50,000 के लगभग गरीब और बेसहारा बेबस वो परिवार जो किसानों के खेतों में जाकर लावणी करते हैं, जो बहन बेटियां लावणी करती हैं, जो कहते हैं ना डोल डपाड़ों से दूध खोद करके भैंस को चारा खिला करके दूध बेच करके 500 रुपये इकट्ठा करती हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी, लेकिन वो पैसा इन डाकुओं ने डकार लिया है। इस पर आपकी क्या भूमिका है? क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए? तो कैसे मिलना चाहिए? देखिए, ये जो नीमला वाला मसला हुआ है या फिर ये महू चौपड़ा वाला जी, ये इतना बड़ा घोटाला है, धोखाधड़ी है, फर्जीवाड़ा है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये किया है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है उनकी रिकवरी होनी चाहिए जी। एक बात, मैं इस सिलसिले में एसपी साहब से खुद मिला हूँ रोज़ों में। हालांकि मैं रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा इधर उधर में सक्रिय भूमिका में नहीं रहा, लेकिन मैं खुद एसपी साहब से मिला हूँ, पूरे मामले को मैंने अवगत कराया है। वहाँ जो लोग लाइन लगाकर पीछे खड़े हुए थे उनको मैंने रोते डकराते बिलखते हुए देखा, नगीना थाने में देखा। आप लोगों के माध्यम से भी
क्योंकि आपने जो बातें उठाई, आपके सामने जिस तरह से वो गिड़गिड़ा रहे थे, बिलबिला रहे थे, उसके सामने उसके रूबर उसको देखा मैंने सारे उनको सिस्टम को। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है जिससे हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि जब तक ये सारा पैसा किसी ना किसी तरीके से रिकवर नहीं हो जाता, मैंने एसपी साहब को भी कहा, जब तक नहीं रिकवर हो जाता जब तक इस कार्रवाई के कोई मायने नहीं रहते। क्योंकि जिस तरीके से पहले भी, ये कोई नया फ्रॉड नहीं है। अरबी एक शख्स था इस्लामुद्दीन वगैरह, इसमें कम से कम 100 ट्रैक्टर निकलवाकर किसानों के साथ घपला किया था। हमने उस मुद्दे को मुखरता के साथ उठाया था। उस वक्त हो सकता है आपकी इस जर्नलिज्म में मौजूदगी नहीं रही हो, लेकिन हमने उसको उठाया। हम मुखालिफ भी हुए हमारे वो, और उन्होंने हमको धमकियां भी दी, लेकिन हम उसको पटल पर लेकर आए, अरबी को गिरफ्तार करवाया। लोगों को आज तक उन ट्रैक्टरों का लोन चुकाने के लिए उनको बैंक का करप्ट होना पड़ा है। अभी मांडीखेड़ा में 8-9 साल पहले इसी दहेज के मसले को लेकर एक बड़ी मुहिम चली लूट की। सबसे पहले हमने उनकी शिकायत की थी कि ये फर्जीवाड़ा है, ये भागेंगे, और 1 महीने के अंदर जब हमने वो मुहिम चलाई तो वो भाग गए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो पैसे जमा हुए थे वो बहुत थोड़ी तादाद में थे। लेकिन जिस तरह से नीमला का सैकुल ने और इस तरह के इन मौल साहबों ने, अरशद बुबलहेड वगैरह ने जिस तरह से, और इसके पीछे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, इसके पीछे कुछ और काली भेड़ें हैं जो मतलब धर्म का रूप इख्तियार करके अपने तरीके से जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि कुछ रूप धर्म के रूप में, कुछ मीडिया को कवर भी देके कि भाई हम हैं, या कोई और रूप लेकर समाज सेवी का, या कोई और रूप लेकर, इसमें काली भेड़ें छुपी हुई हैं। बहुत बड़ा स्कैम है जिसने किया है, जो इसके पीछे है, जो इसमें संलिप्त है, सबके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम समझते हैं कि हमारे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को चैन से नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हमने उन माँओं का, बेटियों का, उनके पिताओं का रोना बिलखना देखा है। आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है, रूह कांप जाती है जब हम देखते हैं कि किसी बाप ने अगर 1.5 लाख रुपए अपनी तमाम तरह का कर्जा लेकर, अपनी ज़मीन बेचकर, प्लॉट बेचकर जब वो पैसा लगाया है, और वो पैसा उनको लग गया कि मेरी बेटी की ज़िंदगी पता नहीं अब कैसी होगी, उस उम्मीद पर कि हमें कुछ इधर से मिल जाएगा, कुछ इस कर्ज से मिल जाएगा, और वो पैसा अगर धोखाधड़ी में लुट जाता है और उससे लोग उम्रा कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की कोई बात हो नहीं सकती। हमको, आपको, सारे पॉलिटिकल लीडर को इसमें खड़ा होना है, पुलिस पर भी दबाव बनाना, सरकार पर भी, कि किसी ना किसी तरह से एक एक पैसे की रिकवरी हो, तब जाकर हम चैन से बैठे। पुलिस ने बड़ी बड़ी रेड भी डाली है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी की पुलिस ने मिलकर भी रेड डाली है। जब साइबर ठग पकड़े जाते हैं तो उन पर केवल एक धारा लगती है 420 की। उन लोगों को वो 420 की धारा भाई हुई है, वो डरते ही नहीं 420 से। उनको पता है कि 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने जमानत मिल जाएगी। लेकिन 420 से सर, ये 400, आप एक वकील इसलिए सवाल कर रहा हूँ, ये 420 की धारा 420 इसको लगाने से फिर वो लोग तो डरते नहीं है। अब ये लोगों ने पैसा तो 14 करोड़ कमा लिया, 420 की धारा लगेगी, कुछ दिन बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, उनका तो फिर वही काम चलेगा, गरीब आदमी केस लड़ नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से इनकी रिकवरी हो और इनको पैसा वापस कैसे दिलाया जाए। देखिए, लीगली कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारा कानून उस तरीके से सज़ा देने में असमर्थ होता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो पुलिस है, पुलिस भी सही तरीके से काम नहीं करती है। अगर पुलिस काम करने पर आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करे, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को अटैच करे, और जो लोग हज उम्र तक करके आए हैं इन पैसों से, हराम के पैसे, जो हराम के पैसे से, और उन्होंने जो प्लॉट खरीदे, फ्लैट खरीदे, उनकी निशानदेही करे, उनसे उनको अटैच करे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये नीयत पे डिपेंड करता है कि पुलिस की, प्रशासन की नीयत ठीक हो। लेकिन इसमें क्या है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं ऊंच नीच करके चीज़ों को एडजस्टमेंट करती है। जो लोग दोषी नहीं है, इस बहाने से उनको पकड़ा जाता है, असल दोषी को छोड़ दिया जाता है। ये जो सब घालमेल चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को, जो प्रेशर ग्रुप है, मेवात विकास सभा, पॉलिटिशियन या कोई और जागरूक समाज लोग, उनको दबाव बनाना चाहिए। कानून सम्मत जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और जिन लोगों ने जहाँ फ्लैट इस पैसे से बनाए हैं नाजायज़ तरीके से, या जो चीज़ें उसको
उसको रिकवर करके अटैच करके जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए। लीडरशिप, मेवात की जो लीडरशिप है वो ज़्यादातर खामोश नजर आ रही है, क्या कारण हो सकता है? इलेक्शन की वजह से चुप है या फिर क्या दिक्कत है? मतलब कुछ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं उनके लिए। देखिए, जो मेवात की लीडरशिप रही है वो इस तरह की लीडरशिप है कि ये लोकतंत्र में वोटों की प्रक्रिया है, और जब वोटों की संख्या, चूँकि मेवात में चोर डकैत सिस्टम, बहुत सारे नेता तो इन्हीं पर डिपेंड हैं कि वो चोर डकैत को सिर्फ इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक बना हुआ है। हम ये कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़कर वो भी वोटर हैं, सादा हैं, गरीब हैं, ऐसा हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन चोर डकैतों को बचाने के चक्कर में आपका तमाम वोट खिसक जाए। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आइएगा, उन गरीब बेसहारा माँ बापों के, बेटियों के आंसू पूछिएगा, नहीं तो चोर डकैतों का साथ देते हुए आपको तमाम हम समाज से बाइकाट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और है मेरा। आप एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं। एक चोरी होती है कि किसी पड़ोसी के घर में आटा नहीं है खाने के लिए, और उसने पड़ोसी से आटा मांगा, उसने आटा नहीं दिया, पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, बच्चे भूखे हैं, वो मजबूरन क्या करेगा, उनके घर से वो आटे का कट्टा ही चुरा कर ले गया, तो उस पर भी 420 लगेगी। उसने कंप्लेंट कर दी। लेकिन एक ये क्राइम है जिसने करोड़ों और अरबों में क्राइम किया है, लोगों को चकमा देकर, उन्हें बहला फुसला कर बुला करके, उन्हें सपने दिखा करके इतना बड़ा क्राइम कर दिया, पैसा ऐंठ लिया। तो क्या वो धारा और ये धारा बराबर होती है कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है? देखिए, साइज ऑफ ऑफेंस, रिकवरी किसकी कितनी है जी। रोड चून का कट्टा चुराना, पानी की बोतल चुराना या करोड़ों रुपए की चोरी करना, इसका जो ग्रीवेंस, जो ग्रेविटी ऑफेंस की, वो उसके हिसाब से देखी जाएगी कि उसने कितनी बड़ी चोरी डकैती की है। तो ऐसा नहीं है कि 420 का मतलब एक आदमी अगर 4 करोड़ की डकैती करता है, एक 400 की डकैती करता है, उसकी ग्रेविटी 4 करोड़ के हिसाब से है, उसकी ग्रेविटी 400 के हिसाब से। मतलब ये बहुत बड़ा हीनस क्राइम, ये बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। इसकी रिकवरी के लिए कुछ भी सरकार, जहां उसकी प्रॉपर्टी या उसको जिंदगी भर जेल की सलाखें या उसके पीछे उसके तमाम रिलेटिव, उनके सगे संबंधियों को अगर कुछ करना चाहे, जहाँ जहाँ उसने वो पैसा इस्तेमाल किया है, ये पुलिस की नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पुलिस की नीयत सही है तो उसके सगे संबंधी जो उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे, जिन जिन को उन्होंने जहाँ जहाँ इस्तेमाल के लिए, सबको इसके पीछे ऑफेंसिव कर सकती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, लेकिन आपकी जो पूरी कमेटी है मेवात विकास सभा की, सारे इतने बुद्धिजीवी लोग उसमें जुड़े हुए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी अभी तक इस बात के ऊपर कोई डिस्कस हुई या नहीं हुई कि किस तरीके से अब इन गरीबों को कुछ सहारा लगाया जाए किसी एंगल से? और अब हम सामूहिक तौर पर मीटिंग बुलाकर मेवात विकास सभा के बैनर से इस मुद्दे को मुखर तरीके से उठाएंगे और जो कुछ बन पड़ेगा हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शासन प्रशासन और सरकार से, और खासकर डीसी साहब से और एसपी साहब से आप क्या तो उम्मीद रखते हैं और क्या उनसे अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? ये बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं ज़िले में, क्योंकि नरेंद्र बिजरानिया साहब पहले भी मेवात में रह कर के गए हैं, तब भी उन्होंने कई ऐसे केसेस को सुलझाया है। उम्मीद थी पुलिस से लोगों को, और अभी भी मुझे लगता है कि वो शायद ठीक तरीके से इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या अपील है आपकी? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये काबिल अफसर हैं और इसी वजह से यहाँ पर इनको लाया गया है। और कई बार हो भी जाता है, कई बार लगता है भला काम है, अब मैं हूँ, मैं कोई भला काम के लिए आप लोगों को बुलाऊँ, यहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले लें, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे क्राइम के जिम्मेदार हो गए। कई बार चीज़ें होती हैं, प्रशासन भी अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है, पत्रकार भी देता है, लेकिन अगर उसमें, और ये तो बड़े चालाक टाइप के लोग होते हैं, ये ऐसा आभा मंडल बनाकर चीज़ों को दिखाते हैं कि देखो भाई ये इसमें तो सब शामिल हैं। मैं उनको इस क्राइम का हिस्सा नहीं समझता, लेकिन जांच होनी चाहिए उन लोगों की जिसमें इनकी संलिप्तता या इनको जो प्रोटेक्शन दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो ख्वाह कितना बड़ा आदमी है, कितना सातिर है, कितना ही वो समाज में प्रेशर रखता है, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इन बच्चियों की रिकवरी होनी चाहिए पैसे की। एक सवाल तो मेरा मेवात के जितने भी वकील साहिबान हैं, जो इनका एक बार होता है पूरा, तो उसकी तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब तक जितने सारे वकील हैं
चाहे वो बार की बात हो, चाहे आपके बार से बाहर के वकील हों, नए हों, पुराने हों, तो क्या उन्होंने कभी इसके ऊपर विचार विमर्श किया कि इतना बड़ा क्राइम गरीबों के साथ, उनका भी तो हक बनता है, वो हमारे कानून के रखवाले, हमारी लड़ाई लड़ते हैं, केसेस लड़ते हैं, तो वकीलों ने क्या निर्णय लिया? क्या इन जो दोषी हैं इनका केस वो लड़ेंगे या फिर वो इन गरीबों का केस लड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हर समाज में चाहे टीचर हो, अध्यापक हो, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, उसमें अच्छे भी लोग होते हैं और स्वार्थी लोग भी होते हैं। बहुत सारे लोगों, हमारे वकीलों को फिक्र है कि भाई गलत हो गया, अगर इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा तो हम मुफ्त लड़ेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करने में जो मदद होगी कर सकेंगे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ मनी माइंडेड हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो कारोबार बन गया, आ रहे हैं मेरे पास, तो कुछ लोगों ने उनकी ज़मानतें भी करवाई हैं। तो ये सब तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे लोग हैं जो ये बात को गलत समझते हैं और इन गरीब लोगों की मदद के लिए वो तैयार होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी सवाल और हम पूछ लेते हैं। जब इतने सीनियर एडवोकेट हमारे सामने हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट होने के नाते, एक समाज सेवक, एक अच्छे समाज सेवक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, शासन प्रशासन से अब आप क्या अपील करना चाहते हैं इस मसले को लेकर? मैं शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत गंभीर घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये उन मासूम लड़कियों के साथ धोखा हुआ है जिनकी उम्र 16 से 19 साल तक है, जो वो इस इंतज़ार में बैठी हैं कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी, कुछ दिन में मैं दुल्हन बनूंगी और अपने जो है ससुराल जाऊंगी। इस इंतज़ार में जो बैठी हुई हैं कि मुझे कुछ सहारा मिलेगा, उन लड़कियों के साथ धोखा हुआ है। तो प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके आंसू, उनकी आंखों के, उनके दिल के दर्द को महसूस करते हुए इसमें ऐसी कार्रवाई करें कि जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया है वो कभी इस तरह का दुस्साहस दोबारा ना कर पाएं, उनको सलाखों के पीछे धकेलें और उनसे रिकवरी करके उनके जो दुल्हन बनने के जो सपने थे, उनके हाथों में जो मेहंदी रचने के सपने थे, उनको बहाल करें। ये मेरी प्रशासन से, शासन से गुजारिश है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रमजान चौधरी जी। आप सुन पा रहे थे, बहुत ही मुखरता से और विस्तार से उन्होंने इस बात के ऊपर चर्चा की है। अब हम आशा और उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन से, खासकर पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजरानिया साहब से, कि वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो हर बार की तरह इन गरीब मजलूम लोगों को इंसाफ दिलाने का भरसक प्रयास करें। हम ऐसी उम्मीद करते हैं मेवात पुलिस से। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।